यस, चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक्सेल चल रहा है और एक्सेल में हमने इंडेक्सिंग कर रखी है कि हमें जब हमने वर्ड पढ़ रखा था तो वर्ड से हमें एक्सेल में क्या अलग मिला था। तो जब हमने टैब की बात की थी तो टैब के बेसिस पर अगर बात करोगे तो हमारा फॉर्मूलाज और डेटा दोनों टैब बचे हुए हैं, दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला टैब की। और फॉर्मूला टैब जब हमने टैब के बारे में चर्चा की तो हमारे माइंड में क्विकली सवाल आता है कि सर ग्रुप कौन सा है और उन ग्रुप के अंदर हमें कौन कौन सी कमांड पढ़ने की जरूरत होती है। चलिए तो मैं स्क्रीन ओपन करता हूं, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि इनके साथ हमें क्या डील करना होता है। चलिए तो इसे मैं फोटो थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए तो ये हमारा फॉर्मूलाज टैब है, आपकी स्क्रीन पर आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब हमें समझना क्या है, उस चीज पर हमें ध्यान देना होगा। चलिए तो टैब की बात हो गई, सर फॉर्मूलाज है तो सबसे पहला सवाल आता है सर ग्रुप कौन से हैं। तो ग्रुप हमें वैसे 4 मिले थे, फंक्शन, लाइब्रेरी, डिफाइन, फॉर्मूला, ऑडिटिंग और लास्ट में रहता है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैंने वैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम फंक्शन या फॉर्मूले की बात करते हैं तो 3 पॉइंट पर हमें स्पेशल चर्चा करनी होगी। पहला कि वो फंक्शन जिसकी आप चर्चा करने वाले हैं वो किस कैटेगरी में आता है, दूसरा उसका यूज हम करते क्यों है, तीसरा कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। साथ ही साथ में एक चीज मैं आपको और बता के जाऊंगा, यहां पर हम जितने भी फंक्शन की इंडेक्सिंग करेंगे, जितने ही फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर हमें किसी फंक्शन की जरूरत है तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता भी देके जाऊंगा जिससे आप किसी भी फंक्शन के बारे में उसका डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, उसके एग्जाम्पल, उसके रिमार्क, उसके की पॉइंट, इन सारी चीजों पर आप खुद से ही जान सकते हो। यानी आपको किसी गूगल किसी की जरूरत नहीं है, सीधा एक छोटा सा स्टेप होता है उसे आप करिए और हर फंक्शन के बारे में इन पॉइंट पर चर्चा कर सकते हो। ये जो मैं जितने ही फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा उन पर आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि हाँ हमने ऐसे ही काम किया था। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज की। तो कैटेगरीज में जो हमारे पास कैटेगरी, वैसे अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो एक्सेल के जब आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं, एक्सेल को जो मैंने आपको नोट्स दिया था उस नोट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जैसे फंक्शन लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो फंक्शन लाइब्रेरी में हम सबको पता है कि फंक्शन हमें एक्सेल के अंदर लगभग 450 फंक्शन देखने के मिलते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है क्या ये सर हमें सभी पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, और पॉसिबल भी नहीं है, और ये गारंटी भी नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आएगा। इसीलिए हमारी समझदारी ये है कि कम से कम कंटेंट के साथ हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। ये मेन मोटिव रहेगा और मैं उतने सेलेक्टेड आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। फिर भी आपको लगेगा कि आपको कोई और पढ़ने की जरूरत है तो उसे भी हम आपको बता देंगे। अगर आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो आप सभी को पहले मैं बता चुका हूं कि इंसर्ट फंक्शन को हम होम टैब से भी इंसर्ट कर सकते हो। सर होम टैब में कौन सी कमांड थी? हमारा ऑटो सम था, जहां से हम इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स मिलता है। बाकी फॉर्मूलाज टैब में आएंगे तो फॉर्मूलाज टैब में हमें इंसर्ट फंक्शन के लिए सबसे पहले फॉर्मूलाज टैब, उसके बाद इंसर्ट बटन मिलता है, वहां पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा फंक्शन का। वहां से कैटेगरी सेलेक्ट करिए, कैटेगरी के आधार पर आपको जो फंक्शन करना है, जिस फंक्शन का सिलेक्शन करना है उसे आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे तो तुरंत आपका वो फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। लेकिन फंक्शन को हमें डिफाइन करना होता है, उसी चीज की हम बात करते हैं। लेकिन जब फंक्शन की बात आती है तो हमारे जनरली जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो 2 टर्म हमें देखने को मिलते हैं, फंक्शन और फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है सर प्री डिफाइन, यानी पहले से डिफाइन किए गए हमारे फॉर्मूलेस को हम फंक्शन कहते हैं। अगर आप क्रिएट यानी यूजर जिन फंक्शन को क्रिएट करता है या जिन फॉर्मूले को बनाता है उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर
सपोज आपके पास जैसे 3 सेल हैं, आपका A1 से लेकर A1 है, A2 है और A3, ये 3 सेल हैं आपके पास, इन तीनों को ऐड करना है। तो जब आप फंक्शन के साथ जाओगे तो इक्वल टू सम लगा के इन तीनों को आप लिख दीजिए, इन तीनों को आप लिख दीजिए। तो इन तीनों का बाकी रेंज लगाओगे तो रेंज भी हो जाएगी, कैसे, यानी A1 से लेकर कॉलन A3, तो ये ऐसे आप रेंज भी लगा सकते हो, चॉइस होती है कि आप करना कैसे चाहते हो। बाकी अगर आप फंक्शन के साथ जाना चाहते हो तो फंक्शन फॉर्मूला हमें पता है कि इक्वल साइन के स्टार्ट होता है, तो A1 प्लस B1 प्लस A1 A2 और A3, ये तीनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया जो हमने क्रिएट किया है, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी होती है जिसका नाम कैटेगरी है, जिसका नाम कैटेगरी। एक बार 1 बाय 1 कैटेगरी पढ़ लेते हैं कि आखिर इन कैटेगरी का यूज हम करते क्यों हैं, ठीक है। चलिए, तो कैटेगरी में कौन सी आती, पहले सबसे पहले मैसन, ट्रिग्नोमेट्री, टास्क, डेट एंड टाइम, लॉजिकल, लुकअप, रेफरेंस एंड फाइनेंशियल, और लास्ट में आती मोर। मोर में आपके पास स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी और वेव, ये वो कैटेगरीज है जो हमें एक्सेल के देखने को मिलती है। लेकिन जैसे कैटेगरी के नाम पढ़े तो वही सवाल फिर से रिपीट हो गया कि क्या सर में सबको पढ़नी पड़ेगी, नहीं, जितनी जरूरत है उतनी ही बात करेंगे। सबसे पहले हाँ, ये कैटेगरी आपकी, अगर आप इंटरफेस देखोगे तो अलग कैटेगरी मिलती है। जैसे सबसे पहले नंबर पर हमें फाइनेंशियल, फिर लॉजिकल, टास्क, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैसन, ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शन। कैटेगरी के अरेंजमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी कैटेगरी में कौन सा फंक्शन आता है। तो चलिए पहले हम 1 बाय 1 इन कैटेगरीज के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इनमें से हम कुछ का प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आप इनका मतलब भी समझ जाएंगे कि इनको आखिर हम यूज कैसे करेंगे। वैसे मैंने आपको 3 ही पॉइंट पर याद रखने की बात बोली है कि पहला, कोई फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, दूसरा, उस फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, तीसरा, मैंडेटरी नहीं है बट आप सिंटैक्स भी जान सकते हो तो कर लेना, क्योंकि सिंटैक्स से भी काफी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो पहला फंक्शन मैसन ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो लिस्टेड है उसका नाम सम है। सम का यूज किया जाता है वैल्यूज को जोड़ने के लिए, यानी एडिशन करना है तब हम सम का यूज करते हैं। सिंटैक्स जो होता है वो इक्वल टू सम, उस रेंज को आप लिख दीजिए जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, जिसे आप प्लस करना चाहते हैं, एडिशन, जोड़ना, इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। अगला हमारा फंक्शन है सम एसक्यू और सम प्रोडक्ट। सम एसक्यू, देखो सम तो हमें पता है सर ऐड के लिए होता है, लेकिन ये एसक्यू क्या आ गया, एसक्यू का यूज किया जाता है रिटर्न द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आर्गुमेंट, मतलब जितने भी आप आर्गुमेंट दोगे, जितने भी आप नंबर लिखोगे उनका पहले स्क्वायर होगा उसके बाद सम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इक्वल टू सम एसक्यू लिखूं और यहाँ पे आर्गुमेंट में जैसे 1 लिखा, मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, तो पहले क्या होगा, इस 1 का स्क्वायर, फिर इस 2 का स्क्वायर 4, इस 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद इनको सम किया जाएगा, उसके बाद इनको सम किया जाएगा। तो पहले स्क्वायर उसके बाद सम। ऐसे अगर हम सम प्रोडक्ट की बात करें तो सम प्रोडक्ट में पहले ये प्रोडक्ट को परफॉर्म करेगा उसके बाद सम करेगा। जैसे सपोज एक आर्गुमेंट में आपने 1, 2, 3 लिखा, ठीक है ना, दूसरे आर्गुमेंट में आपने 4, 5 एंड 6 लिखा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, यानी ये 4 आएगा, ये 10 आएगा, ये हमारा 16 आएगा, उसके बाद इनको ऐड किया जाएगा। यानी पहले वो परफॉर्मेंस होती है, जैसे एसक्यू मतलब सम एसक्यू, तो एसक्यू को पहले परफॉर्म किया जाएगा यानी स्क्वायर होगा। अगर सम प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई पहले होगा, उसके बाद सम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एबीएस। एबीएस फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी संख्या का पूर्ण वैल्यू देने के लिए, यानी विदाउट चिन्ह अगर आप चाहते हैं, किसी चिन्ह के बिना चाहते हो, तब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो। राउंड वैल्यू, राउंड फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी नंबर के स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट को डिफाइन करने के लिए। जैसे जब हम पॉइंट में डेसिमल में नंबर लिखते हैं, जैसे सपोज आपने 57.5895 लिखा, तो पूछा जाए कि इसका आपको राउंड में 2 डेसिमल में नंबर चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, 59 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राउंड में आपको 2 ही डिजिट चाहिए,
तो उस केस में आपका राउंड फंक्शन यूज किया जाता है। बाकी एसक्यू हमने पढ़ रखा है, लेकिन एसक्यू आरटी, देखो एसक्यू का मतलब स्क्वायर होता है, आरटी का मतलब रूट होता है। यानी अगर आपको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल देखो वर्ग समझते हो स्क्वायर, और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर मूल, मतलब समझ गए। स्क्वायर रूट तो जानते हैं कि नहीं जानते, वर्गमूल यानी जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 16 किसका स्क्वायर, सर 4 का है, तो 4 ही हमारा इसका वर्गमूल होगा। क्लियर। आगे रोमन नंबर में किसी अरबिक नंबर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो एज अ टेस्ट तो कर सकते हो। सम और इवन, इन दोनों का बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है। देखो किसी नंबर का अगर आपको सम नंबर निकालना है तब आप सम फंक्शन या फिर इवन फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आपको किसी नंबर का ऑड निकालना है तब आप मतलब या फिर विषम निकालना है तब आप ऑड फंक्शन का यूज करते हो। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, जैसे अगर आपका 15 है, आपका 14 है, अगर आपको इसका ऑड नंबर चाहिए तो हमें 15, एक नंबर हमेशा ऊपर मिलता है, एक नंबर हमेशा ऊपर मिलता है। वहीं जैसे अगर आपका 19 आया, पूछा जाए कि इसका इवन नंबर क्या होगा, तो एक नंबर आप बढ़ा दीजिए, सिर्फ एक नंबर को इंक्रीज कर दीजिए, जो -20 आएगा। यानी जो भी नंबर पूछा जाता है सम और इवन के अंदर, बस आपको नंबर की वैल्यू इंक्रीज कर देनी है। अगर कोई नंबर खुद सम है और सम पूछा जा रहा है तो आंसर वही आएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फैक्टोरियल, देखो फैक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है फैक्टोरियल। अक्सर फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे सपोजेट आपका फैक्ट फंक्शन लिखा और फैक्ट फंक्शन के अंदर आपका 7 लिखा, तो इसका मतलब क्या है 1 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर हैं सबका मल्टीप्लाई इस फैक्टोरियल को डेफिनेशन को डिफाइन करता है। जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा तो वो हमारा 7 का फैक्टोरियल रहेगा। अगला नंबर है आईएनटी फंक्शन का यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोजेट कोई नंबर है, जैसे नंबर इक्वल टू INT मैंने फंक्शन लिखा और यहां पर नंबर लिखा, मैंने नंबर लिखा जैसे 47.41 लिखा मैंने, ठीक है। अब आप बताइए कि ये नंबर मेरे दो नंबर के बीच में 47 के बीच में है, ये नंबर हमारा 47 के बीच में और 48 के बीच में, हमेशा छोटा वाला नंबर रखते हैं। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या, पूर्णांक संख्या। और ये आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि इंटीजर वैल्यू जब भी पूछा जाए तो जो डेसिमल के नंबर है उन्हें हटा दीजिए, वही हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। क्लियर। मोड फंक्शन का यूज किया जाता है रिमाइंडर को कैलकुलेट कर। रिमाइंडर समझते हैं सर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तब आप मोड फंक्शन के साथ जाते हो। पावर का मतलब होता है घात निकालने के लिए, यानी जैसे 2 की पावर 5 निकालनी, 2 की पावर 5, तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, यानी इक्वल टू पावर। अब वो नंबर क्या है 2, पावर कितनी लगानी 5, तो ये पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट हो जाते हैं हमारे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर और सीलिंग में दो टर्म होते हैं, एक तो नंबर और दूसरा सिग्निफिकेंस। इस सिग्निफिकेंस का पूरा रोल रहता है, यानी जो नंबर दिया है उस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, इस सिग्निफिकेंस का उस नंबर के आसपास आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है। जब कोई नंबर खुद मल्टीपल नहीं होता सिग्निफिकेंस का, तो उस नंबर के एक बड़ा मल्टीपल आएगा, एक छोटा आएगा, आपको दोनों लिखनी है। अब अगर मैं फ्लोर और सीलिंग दोनों की डेफिनेशन डिफाइन करूं तो फ्लोर का मतलब होता है फर्श, हमारी छत होती है, सॉरी हमारा फ्लोर फर्श होता है, नीचे वाला धरती जिसे बोलते हैं, और सीलिंग मतलब छत होता है, सीलिंग मतलब छत होता है। अब फ्लोर डाउन की बात करता है, सीलिंग अप की बात करता है। तो यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जब कोई नंबर कोई सिग्निफिकेंस, किसी सिग्निफिकेंस का नंबर के आसपास आप मल्टीपल निकालोगे तो एक बड़ा आएगा, तो बड़ा हम सीलिंग के लिए यूज करते हैं और छोटा हम फ्लोर के लिए यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे समझते हैं, एक मैंने फंक्शन लिखा, चाहे आप सीलिंग लिखो चाहे फ्लोर लिखो, मैंने नंबर लिखा 19 और मैंने लिखा आपका 7। अब 7 का आप मल्टीपल निकालिए, आपको क्या करना है 7 का मल्टीपल देखो 7 का 19 से छोटा 7 का मल्टीपल 14 होगा, बड़ा आपका 21 होगा। ठीक है, अब आप इसमें से बता सकते हैं कि हमारा सीलिंग के लिए कौन सा जाएगा, फ्लोर के लिए कौन सा जाएगा। तो देखो 21 है, बड़ा है, तो ये सीलिंग के आंसर के लिए डिफाइन करेगा, 14 छोटा है तो ये फ्लोर के लिए बताएगा। ठीक है, तो यहां तक हो जाते हैं हमारे कौन से सर
मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। किसी का अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो मैं किसी का प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं, एस क्यू आर टी। चलिए, तो इक्वल टू एस क्यू आर टी मैंने लिखा, उसके बाद मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने नंबर लिखा 225, ठीक है। ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, जैसे ही करोगे तो आपका 15 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। वहीं अगर आप सम एस क्यू निकालना चाहते हो, सम एस क्यू निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर नंबर लिखने, जैसे मैंने नंबर लिखा 2, मैंने नंबर लिखा 5, मैंने नंबर लिखा 4। अब क्या होगा, अगर आपने सम एस क्यू लगाया तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका स्क्वायर होगा किसका, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जैसे आप स्क्वायर करोगे उसके बाद सम होगा, तो 4 और 16 20 होता है, और 25 हमारा 45 इसका आंसर आना चाहिए 45। चलिए तो मैं इंसर्ट करके बताता हूं। इंसर्ट जैसे ही करोगे हमें क्या आंसर मिल रहा है, 45 ही मिला, आपने देखा 45 ही आपको नजर आ रहा है, 45 ही नजर आ रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट का निकाल सकते हो इसी। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट की भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप इक्वल टू सम प्रोडक्ट लगाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके एक आर्गुमेंट, जैसे एक आर्गुमेंट में 1, 2, 4 लिखा, ठीक है। दूसरे आर्गुमेंट में मैंने क्या किया, मैंने 5 लिखा, मैंने 7 लिखा और मैंने 3 लिखा, तो क्या होगा, यानी इस 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, और इस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। यानी 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 5 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो 14 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 3 के साथ करोगे 12 आएगा। अब जैसे ही प्रोडक्ट हो गया उसके बाद आपको सम करना है, तो जो भी आंसर आएगा आंसर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और भी फंक्शन होते हैं, जैसे आपको इंटीजर निकालना है, आपको फैक्टोरियल निकालना, आपको पावर निकालना, सब कुछ आप निकाल। एक मोड और बता देता हूं, मोड का फंक्शन हम शेषफल के लिए करते हैं, MOD मैंने लिख दिया। अब मोड में हमारे जो सिंटैक्स था उसमें पहले नंबर लिखते हैं। नंबर मैंने 67 लिखा, ठीक है। अब 67 में मैंने 8 लिखा। अब एक बात बताइए कि आप 8 का जब 67 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा, यानी सर 8 का 67 में डिवाइड दोगे तो 64, मतलब 8 टाइम जाता है 64 मिलता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर लगभग 3 के समथिंग आना चाहिए, वही आंसर है हमारे सामने, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। फिर आप खुद से प्रयास करिएगा, जो नहीं आएंगे मैं उनको आगे बता दूंगा। चलिए अगली कैटेगरी की बात करते हैं जिसका नाम टेस्ट कैटेगरी है। टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले नंबर फंक्शन आता है लोअर का यूज किया जाता है किसी भी अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और अपर केस का यूज किया जाता है किसी लोअर केस के टेस्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास लेन, लेफ्ट और राइट। ये 3 फंक्शन ऐसे हैं, वैसे तो सारे के सारे फंक्शन हमारे टेस्ट पर ही काम कर रहे हैं जितने हम अभी बता रहे हैं आपको, लेकिन लेन का यूज हम क्यों करते हैं, देखो लेन का यूज किया जाता है रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेस्ट स्ट्रिंग, यानी टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको निकालने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने MS एक्सेल लिखा और मैं पूछूं आपसे कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो जब आप लेन फंक्शन को काउंट करोगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर आएंगे, जैसे यहां पर ये 2 नजर आ रहे हैं, सर ये कितने हैं, सर ये 5 नजर आ रहा है, आप बोलोगे 7 है, 7 नहीं होता, यहां पर लिखा भी है। यह फंक्शन, इस फंक्शन का यूज स्पेस काउंट एज अ कैरेक्टर करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे MS और एक्सेल के बीच में ये जो स्पेस है ना, इसे भी एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा हमारा लेन फंक्शन। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे सर, 8 कैरेक्टर आएंगे। 8 क्यों, क्योंकि 2 तो MS के हो गए, एक्सेल के 5 हो गए, 7 हो गए, एक हमने स्पेस दिया है, यानी लेन फंक्शन का यूज नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये कि ये टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है। चलिए अगला फंक्शन है लेन एंड राइट। देखो लेन फंक्शन को आप एज अ प्रीफिक्स मान सकते हो, ये प्रीफिक्स है, और ये हमारा राइट है वो सफिक्स फंक्शन की बात करता है, सफिक्स।
एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम्पल बेसिस पे कैसे करेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिया, सपोज दैट मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं, मुझे मेरा नाम अच्छा लग रहा है, मैं अपना नाम लिख लेता हूं, मैंने नाम लिखा सैलिन सिंह, ठीक है। बाकी एक स्टूडेंट का और लिख लेता हूं अनुज, ठीक है ना, अनुज शर्मा, मैंने ये नाम लिख लिए, ध्यान से सुनना। अब इनके साथ हम ऑपरेशन करेंगे। पहला कौन सा था, लेन। तो लेन में हम क्या करते हैं, लेन में क्या करते हैं, काउंटिंग होती है। चलिए, तो लेन में मैं अनुज शर्मा की नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देता हूं। अब आप बताइए अनुज में कितने कैरेक्टर हैं सर, 4 है। शर्मा में कितने, 5। वैसे लेटर तो हमारे पास 5 है, लेकिन एक स्पेस भी है, तो टोटल कितने आने चाहिए सर, 5 के साथ, सही है। अच्छा, शर्मा जी में हमारे पास 6 है, 4 10 हो जाते हैं और 11 ही होंगे, सही बात है। क्यों, मैंने यहाँ पे 5 काउंट कर लिए, 5 नहीं ये 6 है, और ये हमारे पास 4 है, 10 तो ये होगा, एक स्पेस है, तो 11 आउटपुट मिल गया। वही अगर आप लेफ्ट और राइट की बात करो, देखो लेफ्ट का मतलब होता है प्रीफिक्स, मतलब मैंने जैसे ही लिखा तो हमें इस लेटर के अंदर ये जो टेस्ट हमने लिखा है, इस टेस्ट के अंदर हमें कौन सा, कितने नंबर ऑफ लेटर चाहिए, नंबर ऑफ लेटर हमें कितने चाहिए, जैसे सपोज दैट आपको 4 चाहिए, ये 4 लेटर आने चाहिए, तो 4 लेटर आएंगे, आपको 4 ही मिलेंगे। अगर आप राइट लगाना चाहते हो, इक्वल टू आपने राइट लगा दिया, तो राइट में क्या होगा, आपको राइट, जैसे मैंने इस टेस्ट को सेलेक्ट कर लिया और राइट में आपको 4 लेटर चाहिए, तो लास्ट के 4 लेटर आपको नजर आएंगे, लास्ट के 4। तो लेफ्ट राइट, देखो लेफ्ट का मतलब स्टार्टिंग के, मतलब प्रीफिक्स की बात करता है, राइट मतलब इधर के, तो वो लास्ट की बात करता है, जिसे हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रैक्टिकल है, बाकी और भी डाउट रहेगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं कनकैटिनेट, एग्जैक्ट और फाइंड फंक्शन की। पहले बात करते हैं कनकैटिनेट। कनकैटिनेट का यूज किया जाता है एक टेस्ट स्ट्रिंग में 2 या 2 से अधिक टेस्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, यानी अगर आपका कोई टेस्ट 2 या 2 से अधिक सेल में लिखा है और आप एक सेल में लिखना चाहते हो, तो आपको अलग से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा फंक्शन लगा दो कनकैटिनेट, यानी हमारे टेस्ट स्ट्रिंग को कंबाइंड कर देगा। वहीं अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो एग्जैक्ट का यूज किया जाता है कंपेयर टू टेस्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ दे आर एग्जैक्टली सेम, यानी एग्जैक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है टेस्ट को कंपेयर करने के लिए। और दूसरी बात है, इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू आता है जब हमारा जो टेस्ट है वो टोटली एग्जैक्ट है, मतलब समान है, एग्जैक्टली सेम है। अगर अलग होता है तो अदरवाइज फॉल्स आएगा। जो एग्जैक्ट फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव पर काम करता है। अभी केस सेंसिटिव क्या होते हैं, यानी अगर कोई टेस्ट आपका अपर केस में है तो अपर केस में ही वो उसे कंसीडर करेगा, अगर आप एज अ स्मॉल केस ढूंढना चाहते हो तो वो मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा होता है। एग्जैक्ट का यूज टेस्ट को एंटर द डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फाइंड को भी समझ लेते हैं। फाइंड फंक्शन का यूज किया जाता है पोजीशन ऑफ अ नंबर, सॉरी, रिटर्न द पोजीशन ऑफ वन टेस्ट स्ट्रिंग इनसाइड अनदर, मतलब हमारे टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर हमारे जिस चीज को हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। चलिए आगे है व्हेन द टेस्ट इज नॉट फाउंड, या अगर हमने कोई टेस्ट फाइंड किया और वो नहीं मिल रहा है तो फाइंड का जो रिटर्न है, फाइंड का जो आउटपुट है वो हैज वैल्यू एरर मिलेगा, हैज वैल्यू एरर मिलता है। आगे है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है रिमूव द ऑल स्पेस फ्रॉम टेस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम सिंगल स्पेस, यानी अगर आपने आपके किसी टेस्ट के अंदर मल्टीपल या फिर बोला जाए एक्स्ट्रा स्पेस लगे हैं, उन स्पेस को रिमूव, यानी स्ट्रिंग को आप ऐसे लिख सकते हो रिमूव स्पेस कहां पर, इन बिटवीन टेस्ट, या फिर वर्ड बोल सकते हैं आप, तो वहां पर हम ट्रिम का यूज करते हैं। चलिए, तो एक बार इनका मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकैटिनेट की। तो कनकैटिनेट क्या करता है सर, 2 या 2 से अधिक टेस्ट को कंबाइन करने का काम करता है, यानी एक टेस्ट स्ट्रिंग में लिख देता है। मैं कनकैटिनेट का यूज करता हूं, मैंने इस कनकैटिनेट को किया। पहला रेंज तो ये सैलिन सिंह वाला है, ठीक है। दूसरा मेरा टेस्ट है ये अनुज वाला, तो
तो जैसे इनका मैं सिलेक्शन करूंगा तो ये जो डेटा है पूरी में एक सेल में नजर आ जाएगा, मेरा पूरा एक सेल में नजर आ जाएगा, ये पूरा एक सेल में लिखा हुआ है, दूसरी सेल नहीं है। अगर यहाँ पर साइज बढ़ाओगे ना तो ये दूसरी सेल नहीं आएगी, एक ही सेल है ये, ठीक है। अगर वही हम एग्जैक्ट की बात करें, फाइंड की बात करें, हम फाइंड में जैसे आप सपोज दैट मैं लिखता हूं इक्वल टू फाइंड लिखा, मैंने इक्वल टू फाइंड लिखा, उसके बाद मुझे ढूंढना क्या है, सपोज दैट मुझे एस ढूंढना है, सपोज दैट मुझे एस ढूंढना है। एस मुझे कहां ढूंढनी है, मुझे यहां पर ढूंढनी है, ठीक है, यहां पर ढूंढनी। तो मैं जैसे इक्वल कर दूंगा तो मुझे आउटपुट, अब नेम एरर है, नेम क्यों, क्योंकि हमने एस को एज अ कोष्टक नहीं लिखा इसीलिए, तो हमें आउटपुट अब एस कहां पर मिल रहा है, एस इसमें अगर मैं पहला एस हटा दे दूं, देखो ये वाला एस हटा दूं तो अगला पोजीशन हमें नजर आ जाएगा कि इस एस का पोजीशन 11वें नंबर पर है, कहां पर है, 11वें नंबर पर है। तो यानी फाइंड का यूज किया जाता है फाइंड। अगर मैंने इस एस की जगह स्मॉल लिख दिया, देखो इस एस की जगह स्मॉल लिख दिया, यहां पर स्मॉल एस है, यानी तो हमें वैल्यू एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि फाइंड की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आपका कोई टेस्ट नहीं मिलता, अगर आप टेस्ट जैसे फाइंड कर रहे हैं वो नहीं मिलता है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो वैल्यू एरर आएगा। आपने देखा कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्मॉल एस को फाइंड आउट कर रहा हूं, स्मॉल एस को फाइंड कर रहा हूं, जबकि इस टेस्ट के अंदर कोई स्मॉल एस नहीं, कैपिटल एस जरूर है, तो उसका आउटपुट आपको वैल्यू एरर में नजर आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हो जाता है हमारा टेस्ट फंक्शन कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं, अब एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपने लगा दिए, जैसे यहां पर अगर एक्स्ट्रा स्पेस लगा देते हो तो एक्स्ट्रा स्पेस में आपका कंटेंट तो लिखा रहता है, लेकिन रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव हो जाता है हमारे ट्रिम कमांड से। कहां से हो जाता है, ट्रिम से। आगे जाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में पहला फंक्शन है डेट, डेट के लिए, डे मतलब दिन निकालने के लिए। अगला है मंथ, मंथ निकालने के लिए। नाउ और टुडे, इन दोनों को होल्ड करिए, टाइम, टाइम के लिए, ईयर, ईयर के लिए। सिर्फ नाउ टुडे में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी में नहीं आएगी। अब इनका डेफिनेशन क्या है सर, देखो टुडे का मतलब क्या होता है, आज। टुडे का मतलब क्या होता है, आज मतलब आज। आज में क्या आती है सर, आज में हमारी डेट आ रही, क्या आ रही है, डेट आ रही है। और अगर मैं नाउ का बात करूं, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। देखो अभी में आपकी डेट भी आ रही है और टाइम दोनों आ रहा है, और टाइम दोनों आ रहा है, तो इसीलिए नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है डेट एंड टाइम दोनों के लिए, और टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है आज की डेट फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, अगला फंक्शन है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल में सबसे पहले नंबर पे इफ आता है। देखो इफ फंक्शन का यूज किया जाता है कंडीशन के आधार पर रिजल्ट को सेट करने के लिए। सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब आपने कोई कंडीशन यहां पे लगाई, अगर वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो यहां पर जो आप टर्म लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा यस, तो वो यस टाइप होगा। अगर आपका कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो यहां पर आपने जैसे नो लिख दिया तो नो आउटपुट मिलेगा। यानी जो हमारा क्या कहते हैं, जो लॉजिकल वैल्यू होती है, लॉजिकल फंक्शन जो होती है, लॉजिकल फंक्शन के मोस्ट ऑफ द केस में आंसर दो ही ऑप्शन आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यस आएगा या नो आएगा, डिपेंड करता है कि हमने रखा क्या है। क्लियर। चलिए, जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है, इफ A2 ग्रेटर देन 60, यानी A2 में अगर वैल्यू 60 से ज्यादा है तो हमें पास मिले, अदरवाइज फेल मिले, अदरवाइज फेल मिले। अगर मैं और कंडीशन लगाऊं, जैसे A2 में, A1 में मेरे पास 59 से ज्यादा है, या फिर A1 में 44 से ज्यादा है, मतलब अगर 59 से ज्यादा है तो हमें फर्स्ट मिले। अगर ये वैल्यू अप्लाई नहीं होती तो अगर 44 से ज्यादा है तो हमें सेकंड मिले, अगर मतलब 32 से ज्यादा है तो थर्ड मिले, अदरवाइज फॉल्स मिले। अब इसका मैं एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूं, जिससे आपको सारे फंक्शन हमारे लॉजिकल वाले क्लियर हो जाएंगे, लॉजिकल वाले क्लियर हो जाए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे जैसे वैल्यू लिखा 50, मैंने यहाँ पे लिखा 80, ठीक है।
चलिए अब यहां पर मैं कंडीशनल फॉर्मेट मैं लॉजिकल फंक्शन लगाता हूं, पहले इफ लगाता हूं, मैंने लगाया। अब लॉजिकल वैल्यू क्या है, मुझे क्या करना, इस वैल्यू को a1 को ग्रेटर देन अगर 60 है, ग्रेटर देन 60 है तो हमें मिलना चाहिए क्या, हमें मिलना चाहिए यस। अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है तो हमें नो मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपका नेम एरर आ गया, पूछो क्यों आया नेम एरर। नेम एरर इसीलिए आया क्योंकि आपने इसे ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, आपने कोष्टक में क्लोज नहीं किया। कोष्टक में क्लोज नहीं करोगे तब तक टेस्ट में कंसीडर नहीं करेगा। अब हमें क्या मिला, नो आंसर मिला। क्यों, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है क्या है, हमें पूछा ये था कि अगर a1 की वैल्यू, अगर a1 की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो यस आए, अगर नहीं है तो नो आ जाए। अब 60 से ज्यादा है, आप बोलोगे नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, सर आंसर आपका नो आएगा। नो में वही आपको आंसर आ रहा है जिसकी हम बात कर रहा हूं। अगर मैंने यहां पर 95 कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारा यस में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉजिकल वैल्यू यस में जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन यदि इसके सभी आर्गुमेंट ट्रू हैं, यानी जब लॉजिकल फंक्शन में ऐड लगाते हैं तो जब सभी आर्गुमेंट ट्रू होते हैं तो ट्रू मिलेगा, या फिर यदि एक या एक से अधिक गलत है तो गलत हमारा फॉल्स लौट आएगा। यानी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, अगर एक भी गलत हुआ तो फॉल्स मिलेगा। किसके अंदर, एंड लॉजिकल फंक्शन के अंदर। नॉट फंक्शन की बात करें तो नॉट फंक्शन हमेशा रिवर्स लौट आता है, यानी ये हमेशा रिवर्स, अगर लॉजिकल मतलब यस है तो मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अगला है और फंक्शन का यूज किया जाता है यदि कोई भी आर्गुमेंट ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, अगर सभी फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। यानी हमने देखो एंड फंक्शन हमने किस लिए पढ़ा था, एंड फंक्शन पढ़ा था हमने कि हमारे सभी आर्गुमेंट में अगर और सभी आर्गुमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक भी गलत हुआ तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। लेकिन और क्या करता है कि सभी में अगर कोई एक सही है तो ट्रू आएगा, अगर सभी गलत हैं तब फॉल्स आएगा, एक गलत है तो उससे फॉल्स नहीं आता है। नेक्स्ट है ट्रू, ट्रू हमेशा ट्रू लौटाता है, फॉल्स फॉल्स लौटाता है। तो ये हमारे लॉजिकल फंक्शन है। आगे है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। लुकअप एंड रेफरेंस में वैसे हम पढ़ते चाह रहे हैं लेकिन दो और मिल जाते हैं एक्स्ट्रा तरीके से। कौन से, अब देख लुकअप का यूज किया जाता है देखने के लिए। पहला फंक्शन है लुकअप, दूसरा है वी लुकअप, एच लुकअप, और चौथा है हमारे पास ट्रांसपोज। अब देखो लुकअप वैल्यू का यूज, लुकअप फंक्शन का यूज किया जाता है कि आपकी रो एंड कॉलम या किसी आपकी सारणी का मतलब समझते हैं, यानी टेबल से किसी मान को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। अब सर लुकअप का तो ढूंढने के लिए आ गया, लेकिन सर वी लुकअप फिर एच लुकअप क्या करेगा, तो वी लुकअप हमारा कॉलम वाइज क्या करता है, कॉलम वाइज डेटा अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तब चलता है, और जो एच लुकअप होता है वो रो वाइज यानी हॉरिजॉन्टल बेस्ड अगर आप कोई डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो तब चलता है। लेकिन क्या होता है कि वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम में एक वैल्यू खोज करके इंडेक्स नंबर के आधार पर उसी कॉलम में एक मान को फाइंड करता है, यानी इंडेक्स के कॉलम नंबर के आधार पर। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आप जिस वैल्यू से फाइंड आउट करना चाहते हो वो मोस्ट लेफ्ट में होनी चाहिए, सबसे लेफ्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ये सीट है आपकी, ये सीट है, ठीक है, आपकी वैल्यू पहले कॉलम में नहीं है, आपकी वैल्यू जो है ना वो इस पहले कॉलम में नहीं है, आपकी वैल्यू सेकंड में है, तो सेकंड वाले को लेफ्ट मोस्ट बनाना पड़ेगा तभी वो वैल्यू मिलेगी हमें, अदरवाइज हमें आउटपुट देगा ही नहीं। ठीक है, अगला एच लुकअप। एच लुकअप में टॉप रो, ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर बहुत सारी रो है तो वो रहे फिर टॉप नहीं मानेगा, टॉप मानेगा जिससे आप अपनी रेंज में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज फंक्शन हमने पढ़ लिया था।
डेटा कॉलम डेटा को रो डेटा और रो डेटा को कॉलम डेटा में परिवर्तन के लिए। चलिए अगली हमारे पास दो फंक्शन और आते हैं, कॉलम एंड कॉलम्स, रो एंड रोज। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। कॉलम फंक्शन का यूज किया जाता है इस कॉलम नंबर आर रेफरेंस, मतलब कॉलम के नंबर को रेफरेंस करने के लिए, और कॉलम्स एस लग गया तो नंबर ऑफ कॉलम यानी कितने कॉलम हैं। चलिए तो मैं हिंदी में लिखा देता हूं, जब कॉलम फंक्शन की बात आती तो कौन की बात करता है, कौन सा, और जब एस लग जाता है तो कितने, कितने फंक्शन होते, कितने कॉलम हैं। अगर आप रो की बात करें तो रो कौन सी, रो कौन सी हो जाएगी, और रोज के साथ जाएंगे तो ये कौन सा रो होगा, कौन कितने, सॉरी कितने होगा। कितने, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने इक्वल टू रो लगाया और मैंने यहां पे लिखा B5। अब इसमें रो है तो मतलब कौन सी रो है, अब रो 5 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 5। अगर इस रो में एस लग गया, क्या लग गया, यानी रोज ऐसे फंक्शन पूछा और एड्रेस आर्गुमेंट हमारा B5 है तो आउटपुट क्या मिलेगा एस, मतलब कितनी हमारे पास रो है, अब 5 है मतलब 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। इसी प्रकार कॉलम बेस पे जाता है, मतलब समझे, यानी हमारी जो सेल है या सेल एड्रेस सेल रेंज है उसमें कितने और कौन सी की बात होती है, मतलब समझे, मतलब जब एस नहीं लगा होता तो कौन सी रो है या कौन सा कॉलम है, और जब एस लगा होता है तो कितने कॉलम है, इसकी बात होती। चलिए आगे नेक्स्ट कैटेगरी जिसका नाम स्टैटिकल है। स्टैटिकल में सबसे पहला मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए, मतलब उस सेल में मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट दो है हमारे पास काउंट और एवरेज। काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है सेलेक्टेड सेल रेंज में वैल्यू को काउंट करने के लिए, लेकिन नोट भी लिखा है कितने का 2000 का है, वैसे बंद हो गया है। क्या लिखा है, यानी टेस्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता, यानी अगर आपने सेल रेंज में सिलेक्शन किया तो जिन सेल के अंदर हमारे पास नंबर वैल्यू है सिर्फ उन्हीं की काउंटिंग करेगा। अगर किसी सेल में टेस्ट हुआ या खाली हुआ तो काउंटिंग नहीं की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो आपके, मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं, मैंने यहां पर टेस्ट लिख दिए। अगर मैं यहां पर काउंट फंक्शन लगाऊं, अगर मैं काउंट फंक्शन लगाऊं तो काउंट फंक्शन में आप देखेंगे मैं यहां से सिलेक्शन कर दूं, सिलेक्शन करने पर मुझे कितनी मिल रही है, आप बोलोगे 2 मिल रही, जबकि सिलेक्शन हमने 4 का किया है। क्यों, अब 4 का करने पर भी 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके सिर्फ 2 सेल में ही नंबर लिखे। अगर मैं इस एक ही जगह 1 कर दूं तो तुरंत आउटपुट 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके फिर 3 सेल में हमारे नंबर वैल्यू होगा। टेस्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है, टेस्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है। आगे है काउंट ए फंक्शन। अब ए ये फंक्शन काउंट, देखो काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है टू काउंट द नंबर ऑफ सेल इन सो दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब खाली नहीं है। जैसे आपने अगर कोई सेल रेंज सेलेक्ट की, मैंने इतनी सेल रेंज सेलेक्ट कर ली, इसमें से जितनी खाली नहीं है, भले उसमें चाहे कोई एरर हो, चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे कोई नंबर हो, कुछ भी भरा हो, उसकी काउंटिंग दे, खाली नहीं होनी चाहिए। यानी भरी हुई सेल की हमें काउंटिंग देता है। अगर आप काउंट ब्लैंक के साथ जाते हो तो कितनी हमारी सेल रेंज के अंदर नंबर ऑफ सेल खाली हैं उनकी काउंटिंग देता है। तो ए और ब्लैंक दोनों डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। जैसे ए का यूज किया जाता है, जो सेल खाली उन्हें छोड़ देगा, जिनमें डेटा भरा हुआ उनकी काउंटिंग दे देगा, लेकिन काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ खाली की देता है। और काउंट इफ का यूज किया जाता है कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए। कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इफ फंक्शन पढ़ा था। इफ का यूज क्यों करते थे सर, कंडीशन के लिए करते थे।
इफ का यूज हम कंडीशन के लिए करते थे, ठीक है। चलिए आगे है काउंट इफ एस है, मतलब देखो हमारे काउंट इफ के अंदर एक क्राइटेरिया लगता था, लेकिन काउंट इफ के अंदर हम मल्टीपल क्राइटेरिया को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर आता है हमारे पास एवरेज का। एवरेज का यूज किया जाता है औसत निकालने के लिए। बाकी काउंट के अगर आप और डिटेल में करना चाहते हो तो यहां पर मैंने काउंट का भी बताया है, ये वैल्यू लिखी है सब कुछ, ये एग्जांपल्स लिखे, जैसे ये एग्जांपल मैंने बताए, जैसे A1 से लेकर A6 तक मैंने सिलेक्शन किया। A6 कहां तक है, यहां तक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी वैल्यू है, आपका रिजल्ट 3 आया। क्यों? क्योंकि 3 के साथ ही नंबर वैल्यू है। देखो तीनों में ही नंबर वैल्यू, बाकी किसी में कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब और वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही काउंट इफ के साथ भी जाते हैं, काउंट ए के साथ जाते, ठीक है, कर जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला और लास्ट कैटेगरी हमारी फाइनेंशियल कैटेगरी। फाइनेंशियल में हम वैसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी 3 फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं, पीएमटी, रेट और एनवीपी। पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं, वन ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। कैलकुलेट द पेमेंट फॉर लोन बेस्ड, यानी जो पेमेंट लोन बेस्ड जो पेमेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए बेस्ड ऑन कंस्टेंट पेमेंट एंड अ कंस्टेंट इंटरेस्ट रेट, मतलब एक कंस्टेंट पेमेंट रहेगा और कंस्टेंट ही हमारी इंटरेस्ट रेट रहेगी। उसके आधार पर जो लोन का पेमेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। किसको? पीएमटी इज यूज एक्सेल फॉर्मूला कोच द फिगर ऑफ द मंथली लोन पे, जो मंथली पेमेंट होती है लोन पेमेंट, उनके लिए हम पीएमटी के साथ जाते हैं। रेट की बात करें तो रेट भी हमारा एक फाइनेंशियल फंक्शन है, इसका यूज हम एनुअली टाइम पीरियड के आधार पर इंटरेस्ट रेट लौटाने के लिए, रेट है तो रेट ही कैलकुलेट करेगा, रेट ही आपको देगा, तो एनुअली बेस्ड पर जो रेट कैलकुलेट करके दे वो हमारा रेट फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एनवीपी फंक्शन। एनवीपी फंक्शन भी हमारा एक फाइनेंशियल है, इसका यूज कैलकुलेटिंग बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैशेस फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब आपके लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट के पूरे जीवन में, पूरे लाइफ लॉन्ग में सभी कैश फ्लो के वर्तमान वैल्यू को लेकर फिर उसका जो प्रेजेंट में जो कैश फ्लो हो रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल पेमेंट है उसे डिफाइन करने के लिए हम एनवीपी फंक्शन का यूज करते हैं। बाकी अगर आपको फाइनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन भी नहीं आती तो इतना जरूरी नहीं, सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि हमारे फाइनेंशियल फंक्शन में आखिर फंक्शन कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाते हैं हमारे वो फंक्शन जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। बाकी कुछ और भी फंक्शन आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन मिलते हैं तो उसको कैसे पढ़ना है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे आपने कोई फंक्शन लिखा, मैंने जैसे आप किसी फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हो, सपोज मैं इक्वल टू, जैसे मैं मुझे पढ़ना है फैक्ट फंक्शन के बारे में। फैक्ट का यूज क्यों करते थे? इस फैक्टोरियल के लिए। तो जैसे आप फैक्टोरियल फंक्शन लिखोगे तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर यानी जैसे फंक्शन के नीचे एक लाइन आती है, यहां पर उस फंक्शन पर हाइपरलिंक जनरेट होता है। क्या होता है? हाइपरलिंक जनरेट होता है। जैसे आप नजर आ रहा है यहां पर, ये देखो जैसे क्लिक किया ये हाइपरलिंक आ रहा है, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो हेल्प डायलॉग्स आएगा। कौन सा आएगा? हेल्प डायलॉग्स नजर आएगा। उसमें देखो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, हर चीज आपको नजर आएगी, हर चीज आपको नजर आएगी, सिंटैक्स आएगा। एग्जाम्पल एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल एग्जाम्पल। क्लियर? चलिए अब फंक्शन क्लियर हो गए, लेकिन एक चीज करते हैं जिससे हमें चीजें समझ में आएगी। मैंने -1 लिखा और कॉमा किया, अब क्या हुआ, यहां पर आ रहा है हैज,
नम। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर जब भी हैज की बात कहो, कहीं पर हैज लगाओ, मतलब क्या है सर, मतलब एरर की बात करता है। किसकी बात करता है सर? एरर की बात करता है। बस इतना समझ में आ गया, यानी ये एरर है। क्या है? गलती की है आपने कुछ भी। अब गलती क्या थी, मैं एक बार देख लेता हूं भाई क्या गलती है। हमने क्या लिखा है, हमने फैक्टोरियल -1 लिखा है। मतलब अब आपके माइंड में सवाल आता है कि ये नल आखिर लिखा क्यों था। अगर आप यहां पर, जैसे मैंने 2 लिखा, ठीक है, लेकिन फैक्ट में मैं ए हटा देता हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ और आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है। अगर मैं यहां पर जैसे 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई में 0 करता हूं, तो आपका कुछ और आ रहा है, यानी हैज में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। तो हैज का मतलब होता है एरर। अब हमें क्या करना है, एक एरर समझने के आखिर कौन सा एरर कब आता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, जैसे हमें पता है कि आज लाइट, मतलब हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है, तो हमें पता है, सॉरी डिम लाइट है, या कुछ भी इफेक्ट समझ सकते हो। जैसे मैं आज सोया नहीं हूं तो मेरी आंखों में दर्द है, मतलब सोया नहीं हूं। तो ऐसे हम समझ जाए तो हमें एरर का मीन्स भी समझ आएगा, तो उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठंड लग रही है तो रजाई, तो ठंड क्यों लग रही है, तो उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे हम। ठीक है, चलिए कौन कौन से एरर आते हैं सर? हमारे पास डिव है, एनए है, नेम है, नल है, नम है, रेफरेंस वैल्यू और हैज एरर। ये कुछ ऐसे एरर हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक्सेल में जब हम गलत चीजों पर काम करते हैं, गलत लिख देते हैं कुछ भी, तब हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इन एरर को डील करना, इन एरर को सही करना है, तो हमारे पास इफ एरर रहता है, इज एरर रहता है और एग्रीड फंक्शन रहते हैं। एग्रीड फंक्शन, इनके साथ हम इन एरर को डील कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलिए पहला आता है डिव एरर। डिव का मतलब देखो, डिव का मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड में 2 चीजें होती है, एक न्यूमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर, दो भी देख लेना। न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 0 या फिर एम्प्टी सेल है, अगर आपने 0 में डिवाइड में, मतलब डिवाइड देते हैं, तो डिनोमिनेटर में अगर आपने 0 या एम्प्टी सेल लिख दी तो आपका डिव एरर आएगा। लिखा भी है कि अगर आपने 0 या एम्प्टी सेल लिख दी तो आपका क्या आएगा, ये डिव एरर आएगा। तो रिजॉल्व कैसे करना है, 0 या एम्प्टी सेल को हटा दो। सही बात है ना? यहां पर देखो आपने क्या किया, D4 को E4 से डिवाइड किया। अब देखो D4 में क्या है, 16 है, E4 में क्या है, 0। तो 16 में डिवाइड 0 का देंगे तो डिव एरर तो आना ही आना है। हमें क्या करना होगा, हमें इसे रिजॉल्व करना होगा। या तो आप D4 में कोई वैल्यू लिख दो, या फिर D4 मतलब E4 को ही हटा दो। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू डिवाइड नहीं जाएगा। क्लियर? अगला एनए एरर। नेक्स्ट क्या है, एनए एरर। एनए एरर का फुल फॉर्म होता है नो वैल्यू अवेलेबल या फिर नॉट वैल्यू अवेलेबल। मतलब अगर हम किसी वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, वो वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम एनए एरर हमें मिलता है। यानी जब हम बी लुकअप, एच लुकअप, मैच या फाइंड जो भी फंक्शन लगाते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो फाइंड में तो आपको वैल्यू एरर मिलता है, लेकिन मैच, वी लुकअप या लुकअप फंक्शन में आपको एनए एरर मिलता है। जैसे ये आपके पास डेटा है, इस डेटा में आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, यहां पर हम फाइंड करना चाहते हैं मार्क्स की वैल्यू, यानी दिस वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, यानी ये वैल्यू अवेलेबल है नहीं। 1 की वैल्यू अगर ढूंढना चाहते हैं, 1 यहां पर कहीं नहीं है, 1 यहां पर कहीं नहीं। रोल नंबर 1 कहीं भी नहीं है, तो 1 की वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1 वैल्यू है ही नहीं, 0 1 1 है। तो आउटपुट में क्या आएगा, वहां पर हमें 0 1 1 कर देना है, तो हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। मतलब जो वैल्यू हमें मिलती ही नहीं है, जैसे टेस्ट फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन जैसे आप वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप में आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर आपको सीधा नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कोई वैल्यू अगर नहीं मिलती तो एनए एरर आता है। कौन सा आता है, एनए एरर। ठीक है, चलिए नेम एरर। नेम एरर क्या यूज किया, नेम एरर जब आता है जब हमारा
कोई फंक्शन के नाम में गलती, जैसे सपोज दैट अभी हमने फैक्ट फंक्शन लिखा था, फैक्ट में मैंने क्या ऐसे फैक्ट लिख दिया, FCT लिखा, तो ये फैक्ट करेक्ट नहीं है, यानी नाम में आपने गलती, जैसे सम फंक्शन का यूज किया जाता है SUM, आपने SM कर दिया। लुकअप फंक्शन का यूज किया जाता है जैसे LOOKUP, अगर आप लुक को ऐसे लिख देते हैं तो ये नाम में गलती कर दी, तो आपको फिर NA एरर मिलेगा। कौन से मिलेगा सर? NA एरर नहीं, नेम एरर मिलेगा। NA एरर बोलता है जब वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, वो प्रीवियस में हमने पढ़ा था। नल एरर, नल एरर जब आता है जब हमारा कोई एक्सेल किसी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाता, जैसे हमने अभी निकाला था इक्वल टू, हमने फैक्ट निकाला था फैक्टोरियल -1, फैक्टोरियल -1 देखा, तो -1 का फैक्टोरियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए नल एरर में रहता है। या फिर आप जैसे किसी नंबर की वैल्यू, जैसे आपने 8 की पावर 8000 कर देते हैं, तो इस पावर को हमारा एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसे हम NA एरर डिफाइन नहीं गलत हो गया, सॉरी, नल एरर गलत कर दिया मैंने, क्योंकि जितना डेफिनेशन अभी मैंने बताया वो नम एरर का बताया, सॉरी। नम एरर का यूज किया जाता है जब हमारी कोई वैल्यू एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर सकता, एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका सर? नम एरर का। क्लियर? ये नम एरर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। जो नल एरर है, नल में ये नल वाला जो एरर है ना, इसका यूज किया जाता है कि जब हम जैसे कोई फंक्शन लिखते हैं, कोई फंक्शन मैंने लिखा, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने कोई फंक्शन लिखा, मैं जैसे कोई फंक्शन लिखता हूं, जैसे मैंने मोड लिखा, इक्वल टू मोड फंक्शन लिखा। मोड में क्या होता है? यहां पर नंबर होता है, यहां पर नंबर होता है, और यहां नंबर और ये पावर। अब हमने क्या किया? इस कॉमा को डिलीट कर दिया, हमने इस कॉमा को डिलीट कर दिया, यानी अगर किसी फंक्शन के अंदर आप जैसे प्लस का साइन, कॉलन साइन या कॉमा साइन को डिलीट कर देते हैं, तब हमारा नम एरर आता है। क्या आता है? नम एरर। ध्यान रखना, नम और नल दोनों में कंफ्यूज, सॉरी नल लिखा है, नम पढ़ रहा हूं, नल लिखा हुआ है, नल फंक्शन का यूज किया जाता है। टाइम ज्यादा है अगर आपको दिख रहा हो तो। क्लियर? तो नम और नल दोनों में कंफ्यूजन होना मत। नम का मतलब होता है कि कैलकुलेट, नॉट कैलकुलेट, ये लिखो, नॉट कैलकुलेट। और नल का मतलब लिखना, नल जो फंक्शन है, अगर हम यहां से हम जैसे कॉलन, हम ब्रैकेट में कॉमा, या फिर हम प्लस साइन, जब इनको डिलीट कर देते हैं, तब हमारा नल एरर आता है। ठीक है, चलो अगला है रेफ एरर, जिसे हम रेफरेंस एरर भी बोलते हैं। अब रेफरेंस एरर कैसे? जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, हमने जैसे C1 प्लस D5 D4 और प्लस F5, मैंने इनको ऐड किया, फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने इस D2 कॉलम को ही डिलीट कर दिया, तो फिर आपका रेफरेंस एरर मिलेगा, यानी रेफरेंस ही आपका अवेलेबल नहीं है। अगला है वैल्यू एरर। वैल्यू और नाम में बड़ी प्रॉब्लम होती है, देखो वैल्यू एरर का सिंपल सा यूज है कि जैसे सपोज दैट आप एडिशन करना चाहते हो, आप सम करना चाहते हो, तो सम में आप ए को, जैसे एक नंबर ए को आप 1 के साथ ऐड करना चाहते हो, तो आपका क्या होगा, यानी किसी नंबर वैल्यू के साथ टेस्ट वैल्यू को ऐड कर दो तो हमारा वैल्यू एरर आता है। यानी हमने जो फंक्शन लिखा है वो रॉन्ग डेटा अवेलेबल, डेटा टाइप जो है वो रॉन्ग है, मतलब करेक्ट डेटा टाइप नहीं। क्यों? क्योंकि सम हमेशा नंबर वैल्यू के साथ होता है, यहां पर टेस्ट वैल्यू लिखी है, तो फिर ये एरर हमें डिफाइन नहीं करेगा। चलिए लास्ट है हमारे पास हैज एरर। चलिए हैज एरर का यूज किया जाता है, ये एरर जब आता है तब जब हमारा एक्सेल की चौड़ाई डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी जिस कॉलम में जो डेटा लिखा है, जिस सेल में जो डेटा लिखा है, वो सेल हमारे उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए
उसकी प्रॉपर लेंथ नहीं है, तब हमारा हैज एरर मिलता है। और हैज एरर में कंप्लीट सेल फिल होती है, जरूरी नहीं 5 हैज होते हैं, वो जितना सेल की चौड़ाई होगी उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि कितना हमारा फिल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे मिलता है हमें इज फंक्शन। क्या मिलता है? इज। अब इज फंक्शन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बाकी इज के साथ सारे फंक्शन हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब इज के बारे में जब आप, वैसे तो इज को 100% गारंटी नहीं कि इज आएगा ही आएगा, बहुत पहले पूछा जाता था, बट लिस्टिंग में है तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन इज का जब भी क्वेश्चन आएगा, एक चीज ध्यान रखना, इज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके 2 ही आंसर होंगे, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी बाकी दोनों ऑप्शन आप हटा दोगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स के साथ जाओगे। अब आपको समझना ये है कि ये ट्रू कब आता है, फॉल्स कब आता है, फिर आपका इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज हमारा इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आता है। अब इसकी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इज हमारा ब्लैंक है, इज एरर है, इज एरर है, इज लॉजिकल है, इज एनी है, इज नॉन टेस्ट है, इज नंबर है, इज रैफ है, इज टेस्ट है, इज पीएमटी है। ठीक है, अब क्या करता है, देखो मैं आपको बताता हूं कि जो एज फंक्शन होता है इज, तो एज तो सिंपल लिखा, लेकिन इसके आगे जो चीजें लिखी रहती हैं, जैसे अगर मैंने टेस्ट लिखा, तो मेरे आर्गुमेंट में, मतलब ये मेरी इस रेंज में अगर कोई टेस्ट होता है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मतलब समझे, यानी इसके आगे जो लिखा है अगर वो आर्गुमेंट से मैच करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं और फिर डिफाइन करते हैं उनके आधार पर। फिर भी देख लेते हैं, यानी ब्लैंक हमारा एम्प्टी सेल को रेफरेंस के लिए किया जाता है, यानी हमेशा जब हम एनी एरर को छोड़ मतलब एनी एरर अगर है उसको छोड़कर बाकी सारे वैल्यू को काउंट करेगा। ठीक है, यानी अगर आपने इज ई डबल आर लगाया और अब आपके आर्गुमेंट में अगर हैज एनी है तो इसे हम एरर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एरर का टाइप नहीं होता, कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जो हमारे डेटा में अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए इसे एज अ एरर में कंसीडर नहीं किया जाता। समझ में आया कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब इज ई डबल आर और इज एरर दोनों एरर को डिफाइन करते हैं, लेकिन इज ई डबल आर ये एनी एरर को छोड़कर बाकी सारे एरर को एरर में कंसीडर करेगा। अब बोलोगे इसे सर इस एनी एरर को ये क्यों नहीं करता एरर में कंसीडर? ये इसीलिए नहीं करता क्योंकि एनी एरर कब आता है? जब हमारी कोई वैल्यू डेटा में अवेलेबल है ही नहीं, यानी ये टाइप ऑफ एरर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिफाइन करता है। और इज एरर मतलब इसमें सारे एरर आ जाते हैं, मतलब एनी, वैल्यू, रैफ, डिव सब आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज लॉजिकल मतलब इज आर्गुमेंट में लॉजिकल मिलेगा, इज एनी तो एनी एरर मिलता है, इज एनी के लिए स्पेसिफिक एनी एरर होता है। इज नॉन टास्क भी लिखा, एक एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको ये सारे क्लियर आएंगे। देखो मैंने लिखा इज लॉजिकल, यहां पर देखो लिखा है ट्रू। अब क्या आपको ये करना है लॉजिकल, क्या ये ट्रू लॉजिकल है? लॉजिकल में ट्रू या फॉल्स ही आता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पर आप देखेंगे इज नंबर, क्या ये आर्गुमेंट में हमारे पास नंबर है? 4 लिखा है, क्या नंबर है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू। इज रेफ मतलब रेफरेंस, क्या ये जी रेफरेंस है, मतलब सेल का रेफरेंस है? बिल्कुल है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्या ये रेफरेंस है सर एक्स वाई जेड और 1? सर ये रेफरेंस हमारा सेल का एड्रेस है, तो क्या ये रेफरेंस है? बिल्कुल है, तो आंसर नहीं, ये इनवैलिड रेफरेंस है, इनवैलिड होता है, इसीलिए नहीं, इसीलिए फॉल्स आएगा, इनवैलिड है। अब यहां पर अगर आप सेकंड ऑप्शन पे ध्यान देंगे, इज लॉजिकल, और ये कोष्टक में हमारे पास लिखा है, तो ये लिखा तो ट्रू लॉजिकल ही था, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इसे फिर फॉल्स क्यों दे दिया? देखो जब किसी
टेस्ट या नंबर को डबल कोष्टक या कोष्टक में लिखा जाता है तो उसे एज अ टेस्ट कंसीडर किया जाता है। क्या? टेस्ट, यानी उसे टेस्ट माना जाएगा, ना तो वो नंबर होगा ना ही कोई हमारे पास लॉजिकल वैल्यू होगा। अब यहां पर अगर ध्यान दें तो अगर मैं इन कोष्टक को हटा देता तो ये हमारा वैल्यू लॉजिकल वैल्यू होती। अगर कोष्टक लिख दिए तो ये टेस्ट वैल्यू हो गई। क्या हो गई? टेस्ट वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, क्या ये लॉजिकल वैल्यू है? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि टेस्ट है तो इसीलिए फॉल्स आएगा। इसकी ज्यादा डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर जो रिमार्क है उनमें लिख रखा है। कैसे लिख रखा है? ध्यान से सुनिएगा। ये लिख रखा है कि इज नंबर, अगर मैं 19 को डबल कोष्टक में लिखता हूं तो 19 को एज अ टेस्ट के रूप से नंबर फॉर्मेट में परिवर्तित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा डबल कोष्टक क्या होता है? डबल कोष्टक अगर किसी नंबर के साथ लगा तो टेस्ट के रूप में माना जाएगा। ये लिख दिया है, उसे टेस्ट के रूप में माना जाएगा। तो ये होता है हमारा, अगर किसी नंबर, जैसे मेरे नंबर यहां पर क्या लिखा है? 19 लिखा है, तो 19 डबल कोष्टक में लगा दिया तो ये टेस्ट होगा, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर यहीं पर मैं कर दूं सिंपल 19 तो हमें फिर ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसका फंक्शन बहुत कम आता है, फिर भी हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे फंक्शन कंप्लीट होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे कमांड ग्रुप पर आते हैं। दूसरे कमांड ग्रुप का नाम है डिफाइन नेम। अब डिफाइन, देखो फंक्शन लाइब्रेरी हमने पढ़ ली, डिफाइन नेम का यूज हम क्यों करते हैं? देखो, अगर आप किसी सेल का, किसी टेबल का, किसी फंक्शन का, किसी कंस्ट्रेंट का अगर आप कोई नाम डिफाइन करना, जैसे सेल एड्रेस आपका, जैसे एक A1 सेल एड्रेस है, अगर आपने A1 से लेकर, जैसे A1 से लेकर आपने G5 तक सेल रेंज लगाया, तो अगर आप इसका एक नाम देना चाहते तो डिफाइन नेम से आप दे सकते हो। अब कैसे दोगे इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप उन सेल का सिलेक्शन करिए जिनका आप नाम देना चाहते हैं, तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद आपको नेम बॉक्स में जाके वो नाम टाइप कर देना है जिसे आप उस रेंज पे डिफाइन करना चाहते हो। उसके बाद एंटर की प्रेस कर दो तो आपका वो रेंज एज अ नेम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रेफरेंस को हम एड्रेस यूज कैसे करेंगे? आप इक्वल साइन लगाइए, उसके बाद वो नेम लिखिए जिसे हमने डिफाइन किया था और एंटर कर दीजिए, तो हमारा वो रेफरेंस के फॉर्म में यूज हो जाएगा। तो ये होता है डिफाइन नेम, जो कि फॉर्मूला स्टेप का सेकंड कमांड ग्रुप होता है। अगला है फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग में हम फॉर्मूला जो फंक्शन हम लिखते हैं उस फंक्शन में एरर का जो सोर्स होता है उसे फाइंड करना, उसे एक्यूरेट करने का काम किया जाता है। और फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर मेन रूप से दो कमांड के साथ हम डील करते हैं, एक शो फॉर्मूला और दूसरा एरर चेकिंग। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कमांड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। फॉर्मूला ऑडिटिंग जाओगे तो फॉर्मूला ऑडिटिंग में हमारे पास देखो ट्रेस प्रेसिडेंट है, ट्रेस डिपेंडेंट है, रिमूव एरो है, सो मार्कअप, सो फॉर्मूलाज है, चेक एरर चेकिंग है, एवल्यूट फॉर्मूले है। तो इन्हें आप हमारे फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर आती है। कैलकुलेशन के साथ आपको जरूरत जाने की नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ टर्म है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट काफी बार पूछा जाता है, लेकिन 2 से 3 बार जरूर पूछा गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। जो चीज 2 से 3 बार आई है शायद रिपीट हो जाए, भरोसा नहीं है। तो प्रेसिडेंट सेल दोज आर रेफर टू द फॉर्मूला इन एन एक्टिव, मतलब सिंपल फॉर्मूले में आपको बता देता हूं, ये कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। देखो यहां पर 2 चीजें हैं, आपके जिन सेलों से हमारा एरो आ रहा है और जिस हाईलाइट सेल पर आ रहा है, मतलब एक हाईलाइट सेल है और उस हाईलाइट सेल पर हमारा एरो साइन डिफाइन हो रहे हैं। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूं, यानी एरो जो साइन होती है, यानी सो एरो जो इंडिकेट करते हैं कि कौन से सेल वर्तमान में
सेलेक्टेड सेल के मान को प्रभावित करते हैं। समझ गए? यानी एरो साइन कहां से और कैसे है? सर एरो जो साइन है हमारा वो इन सेल से हमारे सेलेक्टेड रेंज की तरफ है, सेलेक्टेड सेल की तरफ है। मतलब इन दोनों सेल से हमारा सेलेक्टेड सेल का वैल्यू प्रभावित हो रहा है। अगर आप ट्रेस डिपेंडेंट को देखोगे तो ट्रेस डिपेंडेंट में जस्ट अपोजिट है। कैसे? यानी इस सेलेक्टेड सेल से हमारे ये वैल्यू प्रभावित हो रही है। यही डेफिनेशन कह रहा है। क्या? तीर को इंडिकेट करते समय कौन से सेल वर्तमान सेल में सेलेक्टेड सेल से प्रभावित हो रहे हैं, यानी वर्तमान जो सेल है ना इनमें सेलेक्टेड सेल से प्रभावित हो, यानी जिधर एरो है वो प्रभावित होती है और जहां से इंडिकेट किया जाता है वहां से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। सो फॉर्मूला का यूज करते हैं हम फॉर्मूला को शो कराने के लिए। कैसे? जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लगाया था। मैंने यहाँ पर इस यस जो लिखा है इस सेल में मैंने फंक्शन लगाया था, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपका फॉर्मूला बार में नजर आ रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सेल सेल में भी फंक्शन नजर आए, तो उसके लिए हमें सो फॉर्मूला कमांड पे जाना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा फंक्शन नजर आ जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा फंक्शन नजर आ गया, हमारा फॉर्मूला फंक्शन नजर आ गया। तो फॉर्मूला फंक्शन से हम फॉर्मूला को शो कराने के लिए यूज करते हैं, वो भी किसमें? सर सेल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और कुछ है क्या? एक बार देख लेते हैं भाई। एरर चेकिंग, एरर हमने पढ़ लिया जो कि हैज के साथ बात करते थे, समथिंग 7 से 8 थे। चलिए गेट डेटा, ये हमारा अगला डेटा टाइप है जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यानी यहां पर अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मेन था कि हमारे एक्सेल के जो फंक्शंस हैं किस कैटेगरी में कौन सा फंक्शन आता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री की तो सम था, सम एसक्यू था, सम प्रोडक्ट था, एसक्यूआरटी था, फैक्ट था, मोड था, इवन ऑड, आईएनटी, रोमन, राउंड, एबीएस, फ्लोर, सीलिंग, ये हमारे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन थे। वही टास्क की बात करूं तो लेन, लेफ्ट, राइट, एग्जैक्ट, कंकैटिनेट, फाइंड, ट्रिम, मैच, सर्च, ये वो फंक्शन है जो हमारे, जैसे हमारा जो फाइंड फंक्शन था, जो हम फाइंड यूज करते हैं, तो फाइंड फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? केस सेंसिटिव होता है। वहीं अगर हम सर्च फंक्शन की बात करें तो सर्च फंक्शन हमारा नॉन केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव आप लोग समझते हो, केस सेंसिटिव पे हमने एग्जैक्ट फंक्शन भी पढ़ा था, एग्जैक्ट फंक्शन भी केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, चलिए डेट एंड टाइम की बात करें, दो इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, नाउन और टुडे। नाउ और टुडे, टुडे मतलब आज, नाउ मतलब अभी की बात करता है। लॉजिकल में इफ था, एंड था, और के साथ हमारे पास नॉट फंक्शन मिलते थे, इफ सबसे इंपॉर्टेंट था। लुकअप की बात करें तो दो हमारे 4 बेसिस पे जाती हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप, ट्रांसपोज फंक्शन। इसके अलावा हमें कॉलम्स एंड कॉलम, रो एंड रोज, इनकी भी बात करते थे। फाइनेंशियल के अंदर हमने पीएमटी, एनबीपी और रेट फंक्शन, इनकी बात की। स्टैटिकल फंक्शन के अंदर हमने काउंट, एवरेज, मैक्स और माइन की बात की। साथ ही साथ में हमने इंफॉर्मेशन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन की बात की। तो ये वो फंक्शन का समराइजेशन लेक्चर था जिसमें हमने फंक्शन को, उनकी कैटेगरी, उनका डेफिनेशन, उनका सिंटैक्स और साथ ही साथ में कुछ फंक्शन का मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। आपको किसी फंक्शन जैसे वी लुकअप का यूज हम कैसे करते हैं, एच लुकअप का यूज हम कैसे करते हैं, अगर इनका प्रैक्टिकल आप देखना चाहते हो तो जल्दी मैं आपके बैच में वीडियोस कुछ अपलोड करूंगा, आपको चॉइस लगे तो ही देखना। वैसे इनकी डेफिनेशन के साथ अगर आप चले जाओगे तब भी काफी हद तक आपकी चीजें सही हो जाएंगी, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को बता, हमारा अगला टैब बचा हुआ है जिसका नाम है
डेटा टैब। क्लियर? तो उस टैब के बारे में हम बात करने वाले हैं। एमएस एक्सेल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी जितने भी टैब थे ऑलरेडी हम सबको पढ़ चुके हैं। डेटा टैब पर वैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर सिलेबस में है तो हमें देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसीलिए मेरे साथ बनाए रखना और चीजें हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलिए तो पहले कर लेते हैं डेटा टैब को ओपन, और उसके बाद जैसे टैब की बात आती है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ग्रुप्स का, कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो ग्रुप है उसका नाम एक्सटर्नल क्या है, गेट एक्सटर्नल डेटा, यानी बाहरी कोई डेटा अगर आप लेना चाहते हो तब यूज कर सकते हो। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, यानी डेटा को आप प्राप्त भी कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, मतलब चेंज भी कर सकते हो। कनेक्शन बिल्ड करना है तब आप कनेक्शन के साथ जाओगे, और बाकी अगर आप सॉर्ट एंड फिल्टर कराना चाहते हो तो सॉर्ट एंड फिल्टर भी आप करा सकते हो इन डेटा टैब के साथ, यानी सॉर्ट एंड फिल्टर भी होता है यहाँ पर। सॉर्ट एंड फिल्टर वैसे तो हम ऑलरेडी होम के अंदर पढ़ चुके थे, बट यहाँ पर एडवांस आपको फीचर्स मिलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर के। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है डेटा टूल वाला। डेटा टूल में हमारे पास टेस्ट टू कॉलम, यानी आपके पास कोई टेस्ट है उसे ऐसा कॉलम बना सकते हैं। अगर आप फ्लैश फिल करना चाहते हैं, फ्लैश फिल जो फिल हैंडल होता है, फ्लैश फिल भी सीरीज हमारी यहीं से मिलती है। आपके पास कोई अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन जो आज के इस वीडियो का मेन सार होने वाला है। डेटा वैलिडेशन का यूज हम क्यों करते हैं, कंसोलिडेट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे। तो जो जरूरी है, देखो डेटा टैब ऐसे बहुत बड़ा है, जितनी चीजें जरूरी होंगी सिर्फ हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। बाकी नेक्स्ट आता है फोरकास्ट। फोरकास्ट में आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस फोरकास्ट सीट आती है। आउटलाइन में हमारे पास ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल आता है। देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है डेटा टैब में वो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कमांड हमारा डेटा टैब से रिलेटेड है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें डेटा टैब की सारे ग्रुप और कमांड्स को जानना होगा। अगर एडवांस क्वेश्चन पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप के अंदर कमांड भी पूछेंगे, जैसे आउटलाइन में कितनी टोटल कमांड आती हैं, हमारे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल किस ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार नोट्स की मदद से इनको और डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमने जो डिटेल में पढ़ना है उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए अगर हम बात करें गेट एक्सटर्नल डेटा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गेट एक्सटर्नल का मतलब बाहरी कोई डेटा अगर आपको प्राप्त करना है, मतलब अगर आप अपने एक्सेल सीट में बाहर से कोई डेटा लेना चाहते हो, जैसे आप एमएस एक्सेल से लेना चाहते हो, कोई वेब से, कोई टेस्ट से या फिर कोई अदर सोर्स है, तो उसके लिए हम गेट एक्सटर्नल डेटा का यूज करते हैं। बाकी इसके मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे गेट एक्सटर्नल में जब आप कमांड को कर्सर ले जाओगे तो वहां से आपको गेट सोर्स में मल्टीपल चीजें, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हो, फ्रॉम एनालिसिस सर्विस से ले सकते हो, आप मैक्रो क्वेरी से ले सकते हो, डेटा करेक्शन विजार्ड से ले सकते हो। तो ये तरीके होते हैं जहां से आप डेटा को एक्सेस कराती हैं। क्लियर? तो अगला है डेटा टूल। डेटा टूल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन की बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं उसे डिफाइन करूंगा। बाकी इनके टाइप भी बात करेंगे, इनके टाइप। वैसे मैंने इनके डेटा वैलिडेशन पर आपको लगभग 10 से प्लस पेजेस का कंप्लीट पीडीएफ दिया है, तो उसके साथ भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शॉर्ट में डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है आपकी एक्सेल के डेटा वैलिडेशन सुविधा के साथ यूजर अपनी सीट में सटीक और उचित जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। यानी अगर आपको सटीक और उचित जानकारी ही दर्ज करनी है तो उस कंडीशन में हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। डेटा वैलिडेशन एक सेल में दर्ज की जा सकने वाली इंफॉर्मेशन के प्रकार को प्रतिबंधित करता है। यूजर के सेल में इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए निर्देश प्रदान कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपने
इस सेल में किस प्रकार का डेटा लिखने की जरूरत है। आगे हमारे पास कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट डेटा, एक्सेल कैन ऑटोमेटिकली समराइज और कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सीट इनटू अ सिंगल मास्टर सीट। यूज द कंसोलिडेट फीचर्स, मतलब आपके पास मल्टीपल वर्कबुक हैं, मल्टीपल वर्कशीट हैं, उन सीट का अगर आप एक मास्टर सीट में डेटा लाना चाहते हैं तब आप कंसोलिडेट डेटा का यूज कर सकते हो। यानी यदि कोई सेल है जो किसी एजेंट ने की है और वो एजेंट हमारे हर सीट में है, हमें चाहिए कि उस एजेंट ने कितना सेल किया है एक सीट में आउटपुट मिल जाए, लेकिन वो हमारा डेटा वो अलग अलग सीट पर है, तो उसके लिए हम कंसोलिडेट डेटा सीट का कंसोलिडेट डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोरकास्ट। फोरकास्ट में हमारे पास दो कमांड थी, एक व्हाट इफ एनालिसिस और दूसरा फोरकास्ट। फोरकास्ट हमें समय के साथ ट्रेंड को दिखाता है, लेकिन व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास गोल सीक, मतलब सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल, ये तीन कमांड आती है। तो तीनों कमांड को पहले तो आपको ऐसे याद रखना है कि इनमें से कौन सी कमांड आती है कौन सी नहीं आती है। चलिए पहले हम बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर की। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, इफ यू हैव एवर यूज अ वर्कशीट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब क्या होगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या होगा, इसका आंसर अगर आप वर्कशीट से चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसके लिए आप व्हाट इफ एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट वुड हैपन इफ योर एडवर्टाइजमेंट बजट इंक्रीज बाय 40%। यदि आपका एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो आप 40% बढ़ा देते हैं, तो हाउ अबाउट द 40%, तो 50% पे क्या होगा, तो लगभग 50% पर क्या होगा या 50% कैसे होगा। इस चीज को अगर आप सिनेरियो देखना चाहें, नहीं 40% वृद्धि कर दी तो 50% कैसे होगा, इस चीज को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप एक सिनेरियो मैनेजर का डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक सिनेरियो देख सकते हैं 40 पर ये तो 50 पर कितना होगा। क्लियर। जैसे और एक और एग्जांपल है कि एक सिनेरियो इनपुट वैल्यू का एक सेट होता है, इनपुट वैल्यू का एक सेट होता है जिसे आप वर्कशीट में अलग अलग विश्लेषण के लिए यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप विभिन्न ब्याज दरों मतलब डिफरेंट आपके इंटरेस्ट रेट हैं, लोन अमाउंट है या फिर कोई टर्म्स ऑफ मॉइस्चर है, तो उसके लिए आप डिफरेंट मतलब शर्तों को दिखाने के लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। सिनेरियो मैनेजर आपको एक ही सीट में विभिन्न सिनेरियो को क्रिएट करने और उनको स्टोर करने की परमिशन देता है। यानी जैसे आपकी कोई 40% पर आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसी को अगर 50% कर देते तो कितना आएगा, अगर आप 60 कर दोगे तो कितना आएगा। तो इस चीज को अगर आप देखना चाहते हो तब आप सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाते हैं, यानी इस सिनेरियो पर हमें ये आउटपुट मिलेगा। वही अगर हम गोल सीक की बात करें तो गोल सीक का यूज किया जाता है जब आप किसी सिंगल फॉर्मूला का डिजायर रिजल्ट जानते हैं, मतलब आपके पास इच्छा मान तो अवेलेबल है, मतलब हमें इतना चाहिए, लेकिन परिणाम के फॉर्मूले का जो वैल्यू है वो नहीं पता है। मतलब हमें पता है कि हमें प्रॉफिट 50% चाहिए, लेकिन हमें इनपुट कितना देना पड़ेगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सिनेरियो मैनेजर में क्या था, सिनेरियो मैनेजर में हमारे पास इनपुट तो होता है लेकिन आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना होगा, जबकि गोल सीक अपोजिट चलता है। गोल सीक में आपके पास आउटपुट होता है, इनपुट देना होता है, तो ये दोनों अपोजिट चलते हैं। क्लियर। जैसे लिखा भी एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पे, सपोज आपका 1800 आपके पास मासिक भुगतान कर सकते हैं, तो आप कितना ऋण ले सकते हैं कि गोल सीक करते समय एक्सेल में तब तक प्लग करते ना। ठीक है, इनकी मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको।
अगला एंड लास्ट है हमारे पास डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है सर? डेटा टेबल इज अ रेंज ऑफ सेल, एक रेंज ऑफ सेल होती है जो हमें यू कैन चेंज द वैल्यू सम ऑफ सेल्स कम डिफरेंट ऑफ आंसर इनटू द प्रॉब्लम। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम, किसी समस्या के उत्तर के लिए डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कुछ सेलों के मान बदल पाए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हम डेटा टेबल का यूज करते हैं। 1 वेरिएबल डेटा टेबल होती है, 2 वेरिएबल डेटा टेबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा लास्ट है इस ग्रुप का फोरकास्ट का, फोरकास्ट सीट। फोरकास्ट सीट का यूज होता है समय के साथ, यानी समय के साथ अगर आपको ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, हमारा डेटा किस प्रकार से रुझान लेगा, तो वो फोरकास्ट सीट के अंदर आता है। आउटलाइन में मैंने आपको बताया था 3 कमांड आती हैं हमारे पास, टोटल, सब टोटल और हमारे पास ग्रुप आती है, ग्रुप अनग्रुप और ग्रुप अनग्रुप, और माइंड से निकल गई, ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल, टोटल नहीं सब टोटल आती है। ठीक है सर, इसका यूज क्यों करते हैं? जब बहुत सारे कंटेंट वाली वर्कशीट कभी कभी भारी लगती हैं तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। इस चीज को आसान बनाने के लिए एक्सेल डेटा को समूह में व्यवस्थित कर सकता है। इसे आप अपनी वर्कशीट के विभिन्न सेक्शन को आसानी से देख और छिपा सकते हैं। आप सब टोटल कमांड का उपयोग करके विभिन्न ग्रुपों को सारांशित कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट के लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं आउटलाइन के अंदर। तो ये वो कमांड ग्रुप था जिसे डेटा टैब में यूज किया जाता है। अब मैं बात करता हूं डेटा वैलिडेशन की और गोल सीक की। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है? तो पहले तो इनकी मैं डेफिनेशन बताता हूं। जैसे सपोज आप किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप अपने स्टेट का नाम चुनते हैं, स्टेट का, तो आपने मध्य प्रदेश लिखा तो मध्य प्रदेश आप ड्रॉप डाउन मीनिंग से सेलेक्ट करते हो, आप टाइप नहीं करते। अगर मैं आपके एड्रेस की बात करूं तो आप एड्रेस टाइप करते हो। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना जेंडर डिफाइन करते हैं, मेल फीमेल, तो मेल फीमेल आप टाइप नहीं करते, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेते हैं। वहीं अगर मैं बोलूं आपसे डेट का, तो डेट की एक रेंज होती है, आप उसी रेंज में टाइप करोगे, उससे बाहर हुआ तो वैलिड नहीं माना जाएगा। इस बात को आप मानते हैं? सर बिल्कुल मानते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का जो कॉलम रहता है, अगर उस कॉलम में, उस सेल में आपने, जैसे मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का होता है, अगर आपने 15 का टाइप कर दिया तो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंज ही उससे 10 नंबर है। यानी डेटा वैलिडेशन हमारी जो सीट होती है, सीट में क्या है? रो एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम में सेल होती है, सेल में आप क्या डेटा इनपुट करोगे, उसकी कंडीशन क्या है, उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो डेटा वैलिडेशन डिफाइन करता है। यानी डेटा वैलिडेशन से हम अपनी डेटा की एंट्री की वैलिड और इनवैलिड डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे नाम है, तो नाम में आप कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो, आपको 10 कैरेक्टर का ही चाहिए। सही बात है। अब जैसे डेटा वैलिडेशन पे जाओगे तो वहां पर हमें डेटा वैलिडेशन की सेटिंग मिलती है। जैसे वैसे तो एनी नंबर, एनी वैल्यू रहता है डिफॉल्ट रूप से। जब आप सेल में कोई भी नंबर, चाहे नंबर लिखो, टेस्ट लिखो, एनी वैल्यू डिफॉल्ट सेटिंग रहती है डेटा वैलिडेशन पे। लेकिन आप इसके अलावा सेटिंग लगा सकते हो, जैसे आप होल नंबर सेट कर सकते हो, यानी उस सेल के अंदर, उस रेंज के अंदर सिर्फ होल ही नंबर आएंगे। आप डेसिमल लगा सकते हो, आप लिस्ट लगा सकते हो, डेट लगा सकते हो, टाइम लगा सकते हो, टेस्ट की लेंथ लगा सकते हो, आप कस्टम भी लगा सकते हो। देखो एनी का मतलब होता है कि आप कोई भी, यानी इस सेल पर कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता, मतलब आपने कोई सेटिंग नहीं लगाया, हर डेटा वैल्यू आप एक्सेप्टेबल होता है इस एनी डेटा वैलिडेशन के अंदर, जो कि डिफॉल्ट भी होता है। होल का मतलब क्या है कि आपके उस सेल के अंदर सिर्फ होल नंबर ही आएगा। अब इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो ज्यादा आसान होगा, अदरवाइज
आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ सकता है, वैसे ज्यादा आसान है इसका। मैं जैसे होल नंबर मैंने यहाँ पर रेंज बना रखी, उसी में मैं बात करता हूँ। होल नंबर, सपोज दैट मैंने इस सेल रेंज को सेलेक्ट किया, मैं गया डेटा पर और डेटा वैलिडेशन पर मैंने किया डेटा वैलिडेशन पर क्लिक। जैसे डेटा वैलिडेशन पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास 3 टैब आते हैं, तीनों टैब को ध्यान से देखिएगा। देखो तीसरे पहले टैब है ये सेटिंग, यहां पर हम डेटा वैलिडेशन की क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं, हमें किस प्रकार की वैल्यू चाहिए, फिर उसकी रेंज को डिफाइन करते हैं कि हमें ग्रेटर देन चाहिए, हमें बिटवीन चाहिए, लेस देन चाहिए, लेस देन इक्वल चाहिए, कैसा चाहिए। साथ ही साथ में इनपुट मैसेज का मतलब होता है कि अगर आप सामने वाले को हिंट देना चाहते हैं कि आप इस सेल के अंदर किस प्रकार का डेटा लिखेंगे, तो इनपुट मैसेज टैब के अंदर आप सेटिंग करोगे। साथ ही साथ में लास्ट हमारा एरर अलर्ट, मतलब अगर आप कोई व्यक्ति आपकी रिस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सेल में डेटा इनपुट नहीं करता तो उसे किस प्रकार का मैसेज आना चाहिए, तो वो एरर अलर्ट में सेट किया जाता है। समझ में आया? यानी सेटिंग के अंदर आपको रिस्ट्रक्शन लगाना होता है, इनपुट के अंदर आपको अगर हिंट देनी सामने वाले को तो आप हिंट पर मैसेज भी डाल सकते हैं, और एरर अलर्ट का मतलब है कि अगर कोई गलत डेटा एंटर किया तो आपका क्या रिस्ट्रक्शन मैसेज आना चाहिए, उसे आप एरर अलर्ट में शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं सेटिंग करके आपको बता देता हूं, पहले होल नंबर की, बाकी सबकी 1 बाय 1 करेंगे फिर देखेंगे। मैंने होल नंबर की करनी है। अब जैसे होल नंबर सेलेक्ट करूंगा उसके बाद पूछा है हमें डेटा किस प्रकार की हमें चाहिए, बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन चाहिए, इक्वल चाहिए, नॉट इक्वल चाहिए, ग्रेटर चाहिए, लेस देन चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। चलिए मैं बिटवीन ले लेता हूं, और बिटवीन में मैंने लिया जैसे 20 और मुझे 75 के बीच में डेटा चाहिए। मैंने 2 रेंज लगा दी, 20 और 75। 20 और 75 मैंने 2 रेंज लगा दी, तो मैंने जैसे ही रेंज लगाया मैंने ओके कर दिया। अगर मैं इस रेंज के अंदर 20 और 75 के बीच में डेटा लिखूंगा तो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड होगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा 30 वैलिड है, जैसे मैं 80 लिखता हूं तो मेरे पास एक मैसेज आता है, और इस मैसेज में लिखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैसेज कह रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिड डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, मतलब इस सेल में जो डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रक्शन डिफाइन किया गया है उससे आपकी वैल्यू मैच नहीं करती, क्यों? क्योंकि रेंज ही हमने 20 से 75 लगाई, आप वैल्यू क्या लिख रहे हैं 80, तो मैच कैसे कर जाएगी? सही बात है। इसके अलावा दूसरी रेंज भी लगा के देख लेते हैं, दूसरी रेंज लगा सकते हैं। दूसरी रेंज में जैसे सपोज दैट आपको टेस्ट की रेंज लगानी है, मैं टेस्ट की रेंज भी लगा देता हूं। अगर मैं एक बार डेट की लगा देता हूं, जैसे डेट में जाओगे तो डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहां पर डेट रेंज लगा दो। मैं डेट का सिलेक्शन कर लेता हूं, मैंने डेट का किया, मैंने डेट, अब मुझे डेट जैसे मैं ले लेता हूं, मैं 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की डेट आनी चाहिए, इसके बीच में 25 तक की डेट आनी चाहिए। ठीक है, मैंने रेंज लगा दी। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैं अगर डेट लिखूं 25 अक्टूबर 2023 तो ये वैलिड होगी, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रक्शन ये लगा हुआ है। अगर मैं 2022 से पहले या फिर 2025 के बाद की डेट डालूं, जैसे मैंने लॉकडाउन की डेट डाली कि हमारा 18 मार्च 2020, मैं जैसे ही डालूंगा तो हमारे पास वही मैसेज आएगा कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल। ठीक है, बाकी ड्रॉप डाउन मीनू भी लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन मीनू जैसे आप स्टेट जो लगाते हैं ना, ड्रॉप डाउन मीनू भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मीनू भी सेट कर सकते हो। बस
आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है, वहां से डेटा वैलिडेशन का जो टाइप है ना उसमें ड्रॉप डाउन मेनू या लिस्ट लगानी। जैसे ही लिस्ट लगाओगे आपका लिस्ट का सोर्स कहां पर है, आपके लिस्ट का सोर्स कहां पर, जैसे अगर मेरा ये डेटा वैलिडेशन ये लिख रखा है, मैंने सोर्स को सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर आप इसी चारों में से कोई डेटा लिख पाएंगे। आप अगर सोचो कि यहाँ पर टाइप करके लिख दो, आप सोचो यहाँ पर टाइप करके लिख दो तो नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इनमें से आपको डेटा लिखना पड़ेगा जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में लगाया है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में लगा। ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट। ठीक है, लिस्ट दो तरीके से होती है, एक तो आप लिस्टिंग को कहीं सोर्स से सेलेक्ट करके बना सकते हो, एक आप कॉमा करके भी, जो मैंने जहां पर मैंने रेंज सेलेक्ट की वहां पर आप कॉमा करके भी लगा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर आपकी सिटी से मतलब इंटर करानी, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट के अंदर मैं आपकी सिटी टाइप करवा लेता हूं। जैसे मैंने लिस्टिंग बनाई, मैं सबकी सिटी टाइप कर लेता हूं। जैसे मैंने सिटी टाइप की सबसे पहले इंदौर, मैंने इंदौर टाइप की, उसके बाद मैंने कॉमा करके भोपाल टाइप की। ठीक है, अब भोपाल के बाद जैसे मैंने रीवा टाइप की, अब रीवा के बाद मैंने ये सतना टाइप की। अब मैंने ये सारी सेव कर ली, मैंने चार ही बनाई, चारों को मैं ओके कर देता हूं। अब यहाँ पर जब भी आप सेट करोगे, जब भी आप लिखोगे, यहाँ पे जब भी लिखोगे तो आपको इन चारों में से ही लिखना होगा, इन चारों में से ही लिखना होगा, कोई टाइप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉप डाउन मेनू। मतलब अगर मैं डेटा वैलिडेशन को समराइज करूं तो यहां से एक पॉइंट वैसे और रह गया है, इनपुट मैसेज मैंने आपको बता दिया, एरर मैसेज भी बता दिया। एरर मैसेज में क्या होता है, अगर आप कोई गलत वैल्यू लिखते हो तो वो एरर फॉर्म में दिखाई देता है। इनपुट मैसेज का मतलब होता है कि अगर आप जब वैल्यू लिखवा रहे हैं किसी से तो वहां पर एक छोटा सा मैसेज हो जाए तो इनपुट मैसेज होता है। बाकी सेटिंग करोगे आराम से चेंज हो जाएगा। कैसे करना है उसे भी अगर जानना चाहते हो तो कुछ मत करो, यहां पर जाओ और हमें इनपुट मैसेज में, जैसे हमें डेटा वैलिडेशन पर जाओगे और इनपुट मैसेज, ये इनपुट मैसेज में जो मैसेज आपको टाइप करना है वो मैसेज आप टाइप कर दीजिए, वो हिंट हो जाएगा, वो हिंट हो जाएगा आपके में, तो जैसे लिखना चाहो आराम से लिख जाएगा। अगर मैं समराइज करूं तो डेटा वैलिडेशन एक ऐसा रिस्ट्रक्शन होता है जो उस पर्टिकुलर सेल रेंज पे लगा रहता है, उसके अंदर ही आप डेटा लिख पाओगे, अदरवाइज वो डेटा वैलिड नहीं माना जाएगा। होता है डेटा वैलिडेशन। क्लियर? बाकी पीडीएफ बहुत बड़ा, इसमें जितने स्टेप मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताए सभी इनको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि बिटवीन क्या होता है, हमारा ग्रेटर देन क्या है, नॉट बिटवीन क्या है, सबको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा गोल सीक। अब गोल सीक हमारे पास देखो तीन कमांड थी व्हाट इफ एनालिसिस में। एक तो सिनेरियो मैनेजर था, गोल सीक था, डेटा टेबल था। अब देखो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, हमारे पास इनपुट वैल्यू तो पता है लेकिन आउटपुट नहीं पता, हमें रिजल्ट नहीं पता है। गोल सीक में हमें रिजल्ट तो पता होता है लेकिन इनपुट वैल्यू नहीं पता है। तो इनपुट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम गोल सीक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गोल सीक का। हमें अगर कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हम डिफाइन करें, चलिए। तो ये होता है गोल सीक का हमारे पास डायलॉग बॉक्स। इस गोल सीक में टू सेट सेल, मतलब हमें उस सेल का सिलेक्शन करना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये रही वो गोल सीक में। एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि 4 व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करने के लिए सेल रेंज में 40 औसत है, मतलब हमें 4 व्यक्ति की औसत आयु निकालनी है। यहां पर औसत आयु देखोगे तो 33.33 आपका 33 है, लेकिन आपको 40 चाहिए, आपको इनका एवरेज एज 40 चाहिए। लेकिन पूछा क्या है, सुमन की एज नहीं पता, यानी सुमन की एज क्या हो कि हमारी जो एज है ना चारों व्यक्ति की वो 40 हो जाए। ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। हमें रिजल्ट तो पता है 40, लेकिन हमें इनपुट वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गोल सीक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें गोल सीक लगाएंगे। पहला टू सेट सेल। सेट सेल का मतलब होता है आप उस सेल को लिखिए, उस सेल को रेफर करिए जिससे आप एज अ वैल्यू सेट करना चाहते, मतलब इसमें आपको इतना नंबर चाहिए। और टू वैल्यू में आपको कितना चाहिए, सर टू वैल्यू में हमें कितना चाहिए, हमें 40 चाहिए, 50 चाहिए,
जितना चाहिए उतना हम सेट कर सकते हैं। और हमें किस सेल में चेंजेस चाहिए तो सेल का चेंज सिलेक्शन करिए, तो अपने आप आपको वैल्यू नजर आ जाएगी कि इतना नंबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारा जैसे 40 हमें चाहिए था, लेकिन हमें सुमन की वैल्यू नहीं पता कितनी चाहिए, तो सुमन की वैल्यू अपने आप 60 आ गई। अब 60 कैसे आई, 60 कैसे, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, एक बार फिर से समझाता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। इस डायलॉग्स को समझना होगा, डायलॉग्स जब तक नहीं समझोगे तब तक दिक्कत आएगी। पहला पॉइंट क्या है उसे सुन लो। सेट सेल है। देखो सेट सेल का मतलब होता है कि आप किस सेल में वैल्यू चाहते हैं, मतलब हमारी किस सेल में वैल्यू से पहले डिफाइन है, मतलब हमें वैल्यू पता है, तो हमें इस सेल रेंज के अंदर पता था कि हमें यहां पर 40 चाहिए, ठीक है। टू वैल्यू के अंदर हम 40 लिखते हैं, लेकिन बाय चेंज होके हमें चेंजिंग सेल जो होता है जिससे हम चेंज करना चाहते हैं, अब चेंज हमें किसकी करनी है, हमें चाहिए सुमन की सेल चाहिए, सुमन की हमें नहीं पता, सुमन का हम सिलेक्शन करेंगे वाई चेंजिंग सेल, मतलब जिस सेल के आधार पर वैल्यू चेंज होगी उसे हम वाई चेंजिंग सेल में सिलेक्शन करेंगे। एक और एग्जांपल हमारे पास है, उसे देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोजेट हमारे पास 20,000 रुपए हैं, कितने हैं, 20,000 रुपए हैं, ठीक है, 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हमें एक इकाई तक पहुंचाना। अच्छा, ये मैं उससे पहले 20,000 रुपए का नहीं, मेरे पास जैसे 500 यूनिट है, मेरे पास 500 यूनिट है, इनका जो रिटेल प्राइस है वो हमारा कितना है, 25 है। अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूं, 10% का, तो सेल हमारी 11,250 होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा रेवेन्यू जो है वो 20,000 होना चाहिए, तो हमारी यूनिट कितनी होगी, हमारी यूनिट कितनी होगी, समझ में आया कुछ। मतलब हमारी सेल अगर 500 यूनिट को हम सेल करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होता है, हमारा जो रेवेन्यू है वो 21,200 है, सॉरी 11,200 है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू 20,000 हो, तो उसके लिए हमें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी। तो आप इस सेल को, इस डायलॉग्स को समझिए। देखो सेट सेल में हमने क्या लिखा सर, E4 लिखा। E4 क्या है सर, ये वाला E4 है। E4 में हमारे पास कितना वैल्यू है सर, 2,000 है। सर 2,000 नहीं है, हमारे पास कितना है सर, है 20,000, सही बात है। तो उसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहां पर वो वैल्यू लिखते हैं, टू वैल्यू में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें पता है, हमें 2,000 पता है कि 2,000 हमें रेवेन्यू चाहिए। अब बाय चेंजिंग सेल कौन सी आएगी सर, यूनिट वाली आएगी। कौन सी आएगी, यूनिट वाली, क्योंकि यूनिट को चेंज करना है। हाँ, अगर आप रिटेल प्राइस को चेंज करते तो फिर प्राइस चेंज होती, तो फिर आपकी प्राइस चेंज होती है, डिपेंड करता है कि हम किसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, काफी प्रैक्टिकल हो गया। जैसे मैं अपना लेता हूं, मेरे 4 सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है, मैं एच हिंदी लिखता हूं, इंग्लिश है, मेरे पास मैथ है और साइंस है, ठीक है। मैं पूरे लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ होगी। ये हमारे पास मैथ है, ये हमारे पास इंग्लिश है, ध्यान से सुनना, और ये मेरे पास हिंदी है, ठीक है। इनका अगर मैं इनके नंबर निकालूं, देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं, और यहां पर मेरे पास मार्क्स हैं। ध्यान से सुनना आप सारी चीजें, मार्क्स हैं, क्योंकि मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए बता देता हूं। चलिए, अगर मेरे जैसे हिंदी में मेरे मार्क्स 75 है, इंग्लिश में मेरे पास 78 है, मैथ्स में मेरे मार्क्स आपके 85 है, और साइंस में मुझे नहीं पता, साइंस में मुझे नहीं पता कि साइंस में मेरे मार्क्स कितने हैं। अगर मैं इनका परसेंटेज निकालूं, इनका मैं परसेंटेज निकालूं, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सही लिख रखा है परसेंटेज, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लें, एवरेज में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज से काम हो जाएगा, परसेंटेज नहीं, एवरेज से काम हो जाएगा। एवरेज जैसे एवरेज है, एवरेज इन सबका अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास जो एवरेज आता है, मेरे पास जो एवरेज आता है वो 79 है, ठीक है। लेकिन मुझे एवरेज 85 चाहिए, मुझे एवरेज 85 चाहिए, तो मेरा जो वैल्यू है, मेरा साइंस में कितना नंबर आएगा जब मुझे एवरेज 85 चाहिए, मुझे 85 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गोल सीक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, गोल सीक लगाऊंगा। अब गोल सीक देखना आप कहां पे लगे, कैसे लगेगा। देखो डेटा वैल्यू में गए, आप गए गोल सीक में। अब गोल सीक में पहले होगा सेट सेल, उस सेल का सिलेक्शन करिए जिसमें आपको वैल्यू पता है। तो हमें किसमें पता है, हम इसका सिलेक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी की वैल्यू पता है या इसकी पता, हमें इसकी पता है, इसका सिलेक्शन करेंगे। कितनी वैल्यू चाहिए सर, हमें 85 चाहिए। क्लियर। कौन सी सेल के परिवर्तन के आधार पर, हमें इस सेल के परिवर्तन के आधार पर चाहिए जिसका नाम है B6। ठीक है, समझ में आया। आप ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करोगे तो आपकी पूरी वैल्यू चेंज होती हुई आपको मिल जाएगी। यानी आपके साइंस में 102 होंगे तभी आपका एवरेज 85 होगा। तो चेंज होके क्या आया, आपको 102 मिला। क्लियर। तो ये होता है गोल सीक। गोल सीक में हमें रिजल्ट तो पता होता है लेकिन इनपुट नहीं पता होता। तो इनपुट के लिए हम गोल सीक का यूज करते हैं। हमारे पास इनपुट पता होता है लेकिन आउटपुट नहीं पता होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, वहां पर हम यूज करते हैं सिनेरियो मैनेजर का। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है प्रैक्टिकल नहीं आया तो आप एक बार प्रैक्टिकल करना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक काम करना, आपके पास जो पीडीएफ है, ये मैंने आपको कंप्लीट पीडीएफ दी है, तो जैसे जैसे पीडीएफ में मैंने स्टेप बताए वैसे वैसे आप फॉलो करना, जरूर आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता तो उसके लिए मैं बैठा हूं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर मैं गोल सीक को समराइज करूं तो टू फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट, मतलब जो वैल्यू आप चाहते हैं उसके लिए राइट इनपुट क्या होगा, उसे फाइंड करने के लिए हम गोल सीक कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं टाइम आप देख रहे होंगे कि मैं किस समय पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट अच्छा है, कभी कभी करना पड़ता है। चलिए, तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।